हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और हम क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड। साउंड चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना है कि वेव्स क्या होता है, क्योंकि वेव्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी साउंड के अंदर की जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें समझ में क्लियर एकदम आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स क्या है। साउंड चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज वेव्स। व्हाट इज वेव्स, सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वेव्स। वेव्स जो है आपने डेली लाइफ में भी हम काफ़ी बार नोटिस करते हैं, देखते हैं। तो वेव्स का मतलब एक्चुअली है क्या। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज करो कोई एक पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में एक बॉल है। अब इस बॉल को उसे दूसरे पर्सन को पास करना है, तो पास कर किस तरह से करेंगे, हम उस बॉल को थ्रो करेंगे। तो हमने जब उस बॉल को थ्रो किया तो ये दूसरे पर्सन ने उस बॉल को कैच कर लिया होगा। दूसरे पर्सन ने उस पहले वाले पर्सन ने जो बॉल उसको थ्रो करी उसको इसने क्या कर लिया होगा, कैच कर लिया होगा। तो बॉल कुछ इस तरह से गई होगी, इस तरह से गई होगी और वो बॉल इस पर्सन के पास में आ गई होगी। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये देखिए, जब इस बॉल का ट्रांसफर हुआ होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो बॉल है इस बॉल को एनर्जी मिली होगी तभी वो एनर्जी ट्रांसफर होकर इस पर्सन के पास गई होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने जब इस बॉल को एनर्जी दी, एनर्जी कौन सी देगा, वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर इस पर्सन से इस पर्सन की तरफ क्या हो गया होगा, मूव कर गया होगा। तो यहां से जब उसने बॉल को थ्रो किया होगा तो बॉल के पास एनर्जी थी, एनर्जी का ट्रांसफर होता गया और वो एनर्जी का ट्रांसफर इस बी पर्सन के पास हो गया होगा। अगर मैं इस पर्सन को ए मान लूं और इस पर्सन को अगर मैं बी मान लूं तो यहां से एनर्जी का ट्रांसफर किसके पास हुआ, बी पर्सन के पास हुआ। तो हम कह सकते हैं यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। सेकंड चीज और नोटिस करिए, यहां पर बॉल के पास जब इस पर्सन ने इस बॉल को फेंका होगा तो बॉल के पास मास भी होगा। जब बॉल के पास मास होगा तो बॉल जब गई होगी इस पर्सन से बी पर्सन के पास तो मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि बॉल अपने साथ अपने मास का भी ट्रांसफर कर रही है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां पर मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो इस वाले केस के अंदर जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बॉल को ट्रांसफर किया तो एनर्जी के साथ और किस क्वांटिटी का ट्रांसफर हुआ, दूसरा है मास। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करो आप किसी टिकट विंडो पे खड़े, टिकट विंडो पे आपने देखा होगा बहुत सी बार कि कुछ लाइन लगी रहती है, एक के पीछे एक पर्सन, या कोई भी रेलवे टिकट मान लीजिए या किसी भी तरह की टिकट विंडो है ये, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन एक के पीछे एक लाइन में खड़े हुए हैं। अब पीछे वाले पर्सन ने क्या करा, जो सबसे लास्ट में पर्सन था, इस लास्ट वाले पर्सन ने इस आगे वाले पर्सन को एनर्जी ट्रांसफर करी। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, हम मान लीजिए धक्का दे रहे हैं, हमने किसी आगे वाले पर्सन को धक्का दिया तो एनर्जी का ट्रांसफर आगे वाले पर्सन के पास हुआ। फिर उस आगे वाले पर्सन ने उस आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर करी, फिर उसने उस आगे वाले को ट्रांसफर करी, फिर उसने उस आगे वाले को ट्रांसफर करी। इस तरह से वो एनर्जी का ट्रांसफर होते होते कहां पर पहुंच गया, इस पहले पर्सन के पास एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस देखी जो हमें डायरेक्ट क्लियर नजर आ रही है कि यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो क्या यहां पर मास का भी ट्रांसफर हुआ है, नहीं, यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि वो पर्सन खुद उठ के नहीं गया है, वो पर्सन खुद उठ के आगे वाले पर्सन के पास नहीं गया है, उसने एनर्जी का ट्रांसफर किया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार जब आप किसी को पुश करते हो तो वो धक्का आगे वाले को लगता है, फिर वो धक्का उसके जस्ट आगे वाले को लगता है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता जाता है। लेकिन यहां पर देखा हो मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये चीज हमारे को दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। पहले केस के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था तो साथ में उसके मास का भी ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन दूसरे वाले केस में एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा था लेकिन साथ में मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। एक और एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा बहुत सी बार बारिश के टाइम पर कि बहुत सी जगह कहीं पानी बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है तो हम बहुत से बच्चे उसमें क्या करते हैं, स्टोन ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए जब आपने किसी पॉइंट पर स्टोन को ड्रॉप किया होगा तो उसके अराउंड कुछ रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसके अराउंड आपने नोटिस किया होगा कि कुछ रिपल्स क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। अब रिपल्स प्रोड्यूस हो गई तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का हमें फिनोमिना दिखता है। देखना कभी आप स्टोन डालेंगे किसी पानी के अंदर तो कुछ इस तरह से कंडीशंस हमें नजर आती हैं, इस तरह से अप डाउन अप डाउन। तो अप डाउन कंडीशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो पानी आगे बढ़ रहा है, ये चीज गलत है। हमें अपीयर होता है कि पानी ऐसे आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी धीरे धीरे क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करेगा भाई, पानी के अंदर वाटर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है किसके थ्रू, इस स्टोन के थ्रू। इस स्टोन ने क्या करा, जब मैंने इसको स्टोन को इस पर ड्रॉप किया तो यहां से पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो आगे की तरफ क्या कर रहे होंगे, एनर्जी का ट्रांसफर
कर रहे होंगे आगे वाले पार्टिकल को। इस वाले पार्टिकल ने इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो रहा है, आगे की तरफ होने लग गया। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर किधर होने लग गया, आगे की तरफ मूव करने लग गया। तो जिसके कारण यहां पर हमें क्या अपीयर होता है कि एक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहां पर भी देखिए एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है। पार्टिकल अपनी पोजीशन पर है, अपनी पोजीशन से वो आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, तो आगे वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है, होता जा रहा है, और हमें क्या वेव्स वहां पर क्या होने लग जाती है, प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो ये कुछ फिनोमिना है कि व्हाट इज वेव, जो कि डेली लाइफ में हम नोटिस भी करते हैं। सबसे पहले चीज अगर आपको समझाना हो कि वेव्स क्या होता है तो आप कह सकते हो वेव्स एक तरह का डिस्टरबेंस है। वेव क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है। इस डिस्टरबेंस के कारण यहां पर वेव्स का क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। अब डिस्टरबेंस के कारण जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के कारण वो आगे की तरफ वो डिस्टरबेंस क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से पार्टिकल्स का एनर्जी का ट्रांसफर होने लग जाता है और हमें क्या फील अपीयर होता है, वेव्स। हमें क्या अपीयर होगा, वेव्स। तो वेव्स एक तरह का डिस्टरबेंस है। अब बात करते हैं वेव मोशन की, बात करते हैं वेव का मोशन किस तरह से हो रहा है। अब बात करते हैं वेव का मोशन किस तरह से होगा सर। तो वेव मोशन को समझाने के लिए आप कह सकते हो, जिस तरह से हमें वेव तो समझ में आ गया है, तो वेव का मोशन मतलब वेव क्या कर रही है, मूव कर रही होगी किधर की तरफ, आगे की तरफ। वेव का क्या हो रहा है, यहां पर मोशन हो रहा है। वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। वेव कैसे मूव करेगी, जब डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ था तो एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ होने लग गया था, और जब एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हो रहा है तो यानी वेव मूव कर रही है। यानी वेव किस में, मोशन में। वेव किस में, मोशन में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर पत्थर डाला, तो पानी के अंदर जब आप पत्थर डालते हो या स्टोन को ड्रॉप करते हो तो उसके अराउंड रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। रिपल्स प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि एनर्जी का ट्रांसफर हर डायरेक्शन में हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर हर डायरेक्शन में हो रहा है, इस कारण हमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो हर डायरेक्शन में आगे की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर करती है। हर डायरेक्शन में आगे की तरफ एनर्जी का क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो ये कहलाता है वेव मोशन, क्योंकि यहां पे मोशन किसका हो रहा है, वेव का। तो ये तो सिंपल सी बात होगी कि वेव मोशन क्या है। तो वेव एक तरह का डिस्टरबेंस जिसके कारण एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरी तरफ का एनर्जी का ट्रांसफर होना विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी है उसमें साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। कभी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आप खुद सोचो, जब आप किसी पानी के अंदर, जब वाटर के अंदर जब स्टोन को ड्रॉप करते हो तो आपने देखा होगा पानी के पार्टिकल्स आगे एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो कभी भी पानी का जो पार्टिकल होगा वो कभी आगे मूव नहीं करेगा। अगर वहाँ आगे मूव कर जाता तो वहाँ तो खाली जगह बन जानी चाहिए थी, पर ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, वो मास का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो मास का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो ये कहलाती है वेव मोशन कि ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। तो ये कहलाता है हमारा वेव मोशन। बात करते हैं, वेव्स हमारा क्लियर हो चुका है वेव्स क्या होता है, वेव मोशन हमारा क्लियर हो चुका है कि वेव मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन को हम यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं मोशन को टू टाइप्स में। पहला क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो मोशन को हमने क्लासीफाई किया। पहला तो एक तो होता है मैकेनिकल वेव्स, फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाइड करते हैं, दोनों को समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैकेनिकल वेव्स को हम और इलास्टिक वेव भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स को इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको इलास्टिक वेव क्यों कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स को इलास्टिक वेव भी कहा जाता है। सेकंड है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को इलास्टिक वेव भी कहा जाता है। यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर डिटेल के बारे में हमें से पढ़ना हो तो हमारे कोर्स में अभी सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में ही दे रखा है। नॉन मैकेनिकल वेव का किसी भी तरह का कोई डिस्कशन हम यहाँ नहीं करने वाले, बस हम डिफरेंस देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर डिटेल में हमें इसके बारे में स्टडी करना है तो हम सिर्फ यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स का डिस्कशन यहाँ हम नहीं करने वाले। तो ये देखते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैकेनिकल वेव्स है क्या। मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि इलास्टिक वेव्स भी होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स का जो हमने दूसरा नाम रखा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलास्टिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले देखिए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मैकेनिकल वेव का अगर फर्स्ट पॉइंट बोलूं तो बोलूंगा मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम की इसको रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यानी ये डेफिनेशन अगर समझें, दोज वेव्स which require material medium, those waves which require material medium for their propagation, मतलब प्रोपोगेट होने के लिए उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो ये बात तो क्लियर है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। वैक्यूम किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है। तो अगर इस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने साफ लिखा है देखिए बोर्ड पे, रिक्वायर मेटेरियल मीडियम, मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। यानी these waves cannot travel in vacuum. These waves cannot travel in vacuum. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेट होने के लिए। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट होने के लिए जिस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वेव्स कहलाती हैं हमारी मैकेनिकल वेव्स। और अगर इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। यानी दीज वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बात करूं मैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे साउंड वेव्स एग्जाम्पल है किसका, मैकेनिकल वेव्स का। क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और किसी क्लास के अंदर बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मतलब मेरे साउंड को सुन रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कौन सा मीडियम है जो मेरी साउंड को आप तक पहुंचा पा रहा है। रीजन है एयर। यहां पर वो एयर क्या कर रहे हैं, एयर के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स। उन एयर पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिल रही होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर वो आगे वाले पार्टिकल को कर रहे होंगे, वो उसके आगे वाले पार्टिकल को कर रहे होंगे, वो उसके आगे वाले पार्टिकल को कर रहे होंगे। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूसली कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है, जिसके कारण मेरा साउंड सामने वाले के पास इजीली क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लाउड स्पीकर बज रहा है, आपको लाउड स्पीकर की आवाज काफी अच्छे सुनाई देती है, तो लाउड स्पीकर से साउंड एनर्जी निकल रही है और इस पर्सन को, कोई भी पर्सन है, साउंड एनर्जी उसको क्या कर रहा है, उसको सुनाई दे रही है। रीजन क्या है कि इस लाउड स्पीकर और इस पर्सन के बीच में जो मीडियम है वो है एयर, और एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स सबसे बड़ा एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स का, कि साउंड वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल देखो, एक फैक्ट आपने सुना होगा कि मून पर कोई भी एक्सप्लोजन होता है। अब देखिए, मून के अराउंड कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब मून के अराउंड अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है। अब जब मीडियम नहीं है तो वहां से कोई भी साउंड आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं हो सकता। तो यानी अगर मून पे किसी भी तरह का एक्सप्लोजन होता है तो हमें अर्थ तक सुनाई नहीं देता। अर्थ तक सुनाई नहीं देने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मून के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब मीडियम नहीं है। और जब मीडियम नहीं होता तो आपको पता है कि मैकेनिकल वेव्स को वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, और मून के अराउंड क्या है, वैक्यूम, तो वहां पर वो मैकेनिकल वेव्स यानी साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। और जब वो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी, इसका मतलब वो आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं होगी, इस कारण वो साउंड हमारे अर्थ तक सुनाई नहीं देता है। तो यह है सबसे बड़ा रीजन कि मून से कोई भी एक्सप्लोजन होता है या किसी भी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, वो अर्थ तक सुनाई क्यों नहीं देता, क्योंकि
मीडियम की रिक्वायरमेंट है और मून के अराउंड किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो साउंड हमारे अर्थ तक सुनाई नहीं देगा। तो ये बात हो गई मैकेनिकल वेव्स की। और भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे साउंड वेव्स हुआ, वेव्स प्रोड्यूस इन स्प्रिंग हुआ, वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग हुआ, वाटर वेव्स हुआ, वो सब किसके एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है, क्योंकि इनको प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। प्रोपोगेट होने के लिए चाहिए मीडियम। जैसे वाटर वेव्स की बात करूं, अब वाटर वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और मीडियम क्या है यहाँ पर? वाटर के पार्टिकल्स, यानी पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वही तो क्या करेंगे? एनर्जी का आगे ट्रांसफर करेंगे। तो यानी वो वाटर वेव्स के लिए किसका काम कर रहे हैं? एक मीडियम का काम कर रहे हैं। तो उनको प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और मीडियम की रिक्वायरमेंट किसको होती है? मैकेनिकल वेव्स को। तो इस तरह से वाटर वेव्स जो होती हैं वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स मैंने आपको समझा दिया है कि लाउड स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। रीजन, यहाँ के लाउड स्पीकर और जो पर्सन इस साउंड को सुन रहा है उसके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, और एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव समझ में आ चुका है हमारे। नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम नहीं करने वाले हैं, बस डिफरेंस देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स से और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको डज नॉट रिक्वायर मैटेरियल मीडियम। डज नॉट रिक्वायर मैटेरियल मीडियम, मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैकेनिकल वेव्स को तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको अपना साउंड प्रोड्यूस करना है, यानी साउंड को प्रोपोगेट कराना है, तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे हम दोज वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर मैटेरियल मीडियम for their propagation, material medium, those waves which does not require material medium for their propagation. So these waves are called non-mechanical waves or electromagnetic waves. Example is light waves. लाइट वेव्स जो है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि लाइट वेव्स को क्या होता है कि प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमने ये काफ़ी बार सुना भी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, और जब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो लाइट वेव्स है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइट वेव्स हुआ, या फिर मैं बोलूं रेडियो वेव्स हुआ, इंफ्रारेड वेव्स हुआ, ये सब एग्जांपल है किसके? नॉन मैकेनिकल वेव्स के, क्योंकि इनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां डिफरेंस समझ में आ गया है मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स का। मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेट होने के लिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपोगेट होने के लिए। तो इसको हम रब कर देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। समझ में आ चुका है वेव्स क्या है, वेव मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या है। अब बात करते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया है कि मैकेनिकल वेव्स को क्लासीफाई कर लिया है, मैकेनिकल वेव्स और वेव्स को हमने क्लासीफाई कर लिया है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब वेव्स को हम क्लासीफाइड करते हैं मीडियम वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर मैं वापस वेव्स को क्लासीफाइड कर रहा हूं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में। मतलब यहां पर पार्टिकल का एनर्जी का ट्रांसफर वो किस तरह से करेगा। हमें यह तो पता है कि साउंड वेव्स के अंदर एयर के पार्टिकल्स एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है?
तो यहां पर पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण वो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो आगे वाले को एनर्जी देगा। तो इस तरह से पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा तभी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हमारा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के लिए होगा, नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए हमारे कोर्स में किसी भी तरह का कोई डिस्कशन हम नहीं करने वाले। तो मैकेनिकल वेव्स को यहां पर दो वेव्स में क्लासिफाइड कर दिया है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव्स। तो फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकेंड है ट्रांसवर्स वेव्स। यहां पर ये दोनों वेव्स ही किसके एग्जाम्पल हैं? मैकेनिकल वेव्स के। ये दोनों ही किस तरह की वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। अब सर जब ये मैकेनिकल वेव्स है तो दोनों का नेचर तो सेम होना चाहिए, दोनों का बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्लासिफाई करने का मतलब ही यही है कि इन दोनों वेव्स के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप से होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों डिफरेंट टाइप से होगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नाम से पता पड़ रहा है किसी लॉन्गिट्यूडनल मतलब किसी लेंथ के अलोंग वेव्स का मूव करना, लेंथ के अलोंग वेव्स का मूव करना यानी उसका किसी लेंथ के अलोंग वाइब्रेट होना, लेंथ के अलोंग वाइब्रेट होना। अब कैसे वाइब्रेशन होगा देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसे कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी का क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कहानी कुछ ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है और कोई दूसरा पर्सन उस साउंड को सुन रहा है, तो यानी इस पर्सन और इस सुनने वाले पर्सन के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? एयर। इस पर्सन और इस सुनने वाले पर्सन के बीच में मीडियम क्या है? एयर। यानी वो एयर के पार्टिकल्स को क्या मिलने वाली है यहाँ पर? एनर्जी। यानी एयर के पार्टिकल्स जो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलने से वो क्या करेंगे? वाइब्रेट। तो हुआ क्या? सपोज करो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस पर्सन के बीच में और इस जो सुन रहा है इसके पर्सन के बीच में। अब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंस में बनाया ताकि आपको एकदम क्लियर नजर आ जाए कि हाँ वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होने वाला है। तो जब इस पार्टिकल को एनर्जी मिली तो इसने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दी। आगे वाला पार्टिकल क्या करेगा? आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। फिर वो आगे वाला पार्टिकल क्या करेगा? आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। आगे वाला पार्टिकल, इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा, एनर्जी देके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से वो वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट के केस में भी क्या होता है? कोई पार्टिकल है अगर वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी दिया वापस आ गया, एनर्जी दिया वापस आ गया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पार्टिकल अपने मीडियम में क्या कर रहा है? एनर्जी मिलते ही वाइब्रेट कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव्स के डायरेक्शन के अलोंग होता है। मतलब वेव्स इस तरह मेरी तरफ मूव कर रही है, ये पर्सन बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, वेव्स मेरी तरफ मूव कर रही है, यानी ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। और मीडियम के पार्टिकल्स भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं मेरी तरफ। पार्टिकल सामने वाले ने बोला, मुझे सुनाई दिया, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और साउंड मेरे कान तक सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो साउंड वेव्स है वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स में भी किसका पार्ट है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन साउंड वेव्स के अंदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन भी कुछ 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 ऐसे ही होगा। डायरेक्शन इधर है, ये पर्सन बोल रहा है, ये पर्सन सुन रहा है, मतलब वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ वेव। अब डायरेक्शन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे वो भी एनर्जी का ट्रांसफर मेरी तरफ ही तो करेंगे। इस पार्टिकल ने एनर्जी मिली, इसने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, ये वाइब्रेट हुआ, पीछे वापस चला गया। आगे वाले को एनर्जी दी, इसने आगे वाले को एनर्जी दी, वापस अपनी पोजीशन पर चला गया। तो इस तरह से कंटिन्यूसली पार्टिकल का क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। तो इस तरह की वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी मैं कह सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स those waves in which vibration of particle in a medium along the direction of propagation, along the direction of propagation
ऑफ वेव, along the direction of propagation of wave। वही कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया है। सपोज करो कोई पर्सन है, कोई आवाज़ प्रोड्यूस करता है, सामने वाला पर्सन उसकी आवाज़ को सुन रहा है, मतलब हमारे बीच में मीडियम क्या है, एयर। एयर पार्टिकल क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देके वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, आगे वाले को देके वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, वो आगे वाले को देके वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह का प्रोसेस चलता जाएगा और वो साउंड सामने वाले के ईयर तक पहुंच जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, दोज वेव्स मतलब ऐसी वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन मतलब मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन इन अ मीडियम along the direction of propagation, along the direction of propagation मतलब डायरेक्शन के along वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है और उसके along वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ही तो एग्जांपल हुआ। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ही क्या हुआ, एग्जांपल हुआ। अब बात आती है कि ये किन किन मीडियम में प्रोपोगेट हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं they can propagate in solid, liquid and gases, solid, liquid and gases, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है इनका प्रोपोगेशन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीनों मीडियम अलग अलग हैं, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है, और तीनों के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कर सकती है, प्रोपोगेट हो सकती है। सेकंड, ये किस फॉर्म में प्रोपोगेट होगी, कोई तो फॉर्म होगी जिसके अलोंग ये प्रोपोगेट होगी, यानी इसका जो प्रोपोगेशन होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होगा। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये प्रोपोगेट होती है। ये साउंड जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है इनका प्रोपोगेशन किस फॉर्म में होता है, तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होगा। सर ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? देखिए कंप्रेशन का मतलब ये है, आप तो समझ ही रहे होंगे, नाम से पता पड़ रहा है कंप्रेस होना। कंप्रेस होना का मतलब ये है कि मीडियम के पार्टिकल ही तो कंप्रेस होंगे, क्योंकि हलचल किस में हो रही है, डिस्टर्बेंस किस में हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स में, तो कंप्रेस भी कौन होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स। अब होता है क्या है कंप्रेशन के केस में कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। कंप्रेस मतलब क्या हो रहा है, क्लोज आना। जब सारे पार्टिकल एक दूसरे की क्लोज आएंगे तो ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। सपोज करो मैं सारे एयर पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज ला रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ कंप्रेशन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मतलब कंप्रेशन के केस में डेंसिटी बढ़ जाती है। अब डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। मतलब प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ज्यादा क्लोज आना, ज्यादा प्रेशर लगाना, पार्टिकल्स का एकदम क्लोज आना मतलब डेंसिटी बढ़ जाना, डेंसिटी बढ़ जाना तो ज्यादा प्रेशर लगाना। ठीक है, तो वही केस है किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव्स प्रोपोगेट होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होती है। इसका मतलब पार्टिकल पहले क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो रहा है जो भी हो रहा है। आपने सुना होगा स्लिंकी, देखना आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, स्प्रिंग के केस की तरह एक स्लिंकी होता है ऐसा, तो काफ़ी इस तरह से देखा जाता है, बच्चे खेलते भी रहते हैं। स्लिंकी के केस में क्या होता है, जब आप इस स्लिंकी को स्ट्रेट करोगे, थोड़ा सा पुश करोगे, तो कुछ रिंग्स क्लोज आ जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्लोज आ जाती हैं, दूर हो जाती हैं। यानी कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के स्लिंकी के केस में भी कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। रिंग्स का पास आना, पार्टिकल्स का पास आना, दूर जाना, रेयरफेक्शन, पास आना, कंप्रेशन, दूर जाना, रेयरफेक्शन। तो इस फॉर्म के अंदर, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म के अंदर वेव्स का प्रोपोगेशन होता है और इस वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ये तो बात होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव, बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स में प्रोपोगेशन कैसे होगा, ट्रांसवर्स वेव में प्रोपोगेशन कैसे होगा, जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे हो रहा था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन मुझे वेव प्रोपोगेट करानी है, तो वाइब्रेशन भी ऐसे 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 डायरेक्शन के अलोंग हो रहा था। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर प्रोपोगेशन अलग टाइप से होगा। देखिए कैसे,
those waves in which particle vibrate perpendicular to the direction of propagation, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर भी, क्योंकि अभी मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसवर्स वेव जब प्रोपोगेट होगी तो इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अब ट्रांसफर वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स के केस के अंदर पार्टिकल का एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, तो वाइब्रेशन की फॉर्म में होगा। और वाइब्रेशन किस फॉर्म में होगा वो देखिए, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें वेव प्रोपोगेट करानी है, पार्टिकल का वाइब्रेशन भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर, मतलब अप डाउन, कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक टाइट स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है, सामने रिजिड एंड से वो कनेक्ट है, मैं क्या करूंगा, उसको हल्का सा जर्क दूंगा। जैसे मैं उसको हल्का सा जर्क दूंगा तो आपने देखा होगा स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। सपोज करो इस तरह की कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये मेरा रिजिड एंड है कोई भी, और यहाँ से मैंने उसको जर्क किया है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जर्क कर रहा हूँ। तो मैंने इसको जैसे जर्क किया तो आपने देखा होगा पहले वो स्ट्रिंग ऐसा नॉर्मल कंडीशन में थी, ऐसे कुछ नॉर्मल कंडीशन में होगी, ठीक है, ऐसे कुछ नॉर्मल कंडीशन में होगी। अब मैंने क्या करा, इसको हल्का सा जर्क दिया। अब हल्का सा जर्क दूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई स्ट्रिंग आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा तो होगा नहीं। स्ट्रिंग क्या करेगी, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेगी। स्ट्रिंग के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रिंग के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। जब मैंने इसको जर्क किया होगा, ठीक है, जब मैंने इसको जर्क किया होगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा होगा, उसके आगे पार्टिकल इस तरह से, पहले तो ऐसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, पार्टिकल पहले मैक्सिमम जाएगा, फिर वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर वो नीचे की तरफ मैक्सिमम जाएगा, फिर वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ तरह से इस तरह से फिनोमेना में देखने को मिलता है, ठीक है, पार्टिकल का ऊपर जाना, पार्टिकल का नीचे आना। तो वेव जब आगे प्रोपोगेट होती है तो देखो तुम यहाँ वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस तरह की वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब दोज वेव्स इन विच पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पार्टिकल आगे मूव कर, डायरेक्ट वेव आगे मूव कर रही है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सेकेंड थिंग, ये चीज हमारे समझ में आ चुकी है। कहां पे देखने को मिलता है, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, वाटर वेव्स, यानी सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा बहुत सी बार जब हम किसी समुद्र किनारे बैठे हों, या फिर हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर पानी क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, मतलब लेक लहर जिस तरह से आती है, तो पार्टिकल का आपने सरफेस देखा होगा पानी की, कुछ इस तरह से हमको ऊपर से नजर आती है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स। क्यों, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, इसे ऊपर नीचे। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। तो सरफेस, वाटर के सरफेस पे इस तरह का प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, और भी एग्जाम्पल है, लेकिन सरफेस ऑफ वाटर पे हम मोस्टली हमने देखा है, इसलिए एग्जाम्पल भी हमने वही लिया है। सेकेंड, ये किस तरह कहाँ का प्रोपोगेट होता है, तो हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ वाटर के अंदर ये प्रोपोगेट होगा, ठीक है, यानी वाटर वेव्स को हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, यानी वाटर की सरफेस पे प्रोपोगेट होता है। और सॉलिड के अंदर भी ये प्रोपोगेट हो सकता है, सॉलिड एंड सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर और सॉलिड के अंदर इस तरह की वेव्स हमें देखने को मिलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसवर्स वेव, जिसको हमने नाम दिया ट्रांसवर्स वेव। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा वैसे कि एग्जाम्पल वाटर, सरफेस ऑफ वाटर बोलो, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देना है ट्रांसवर्स वेव का, तो वाटर वेव्स इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। और सरफेस ऑफ वाटर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि सॉलिड के अंदर या वाटर की सरफेस के अंदर इस तरह की ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलती है। सेकेंड और लास्ट थिंग इस टॉपिक की वो है
ये किस फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसमें प्रोपोगेशन कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में वेव क्या करती है, प्रोपोगेट होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या है, यहां पर प्रोपोगेशन क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होगा, क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, मतलब वेव्स ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो टॉप पॉइंट है ये कहलाते हैं क्रिस्ट और ये कहलाता है ट्रफ, ये कहलाएगा ट्रफ। तो इस तरह से वेव्स का प्रोड्यूस होना स्ट्रिंग के अंदर भी हम देखते हैं, जब हम एनर्जी देते हैं यानी जर्क देते हैं तो स्ट्रिंग ये ऐसे 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 प्रोड्यूस होगा। तो यानी ये ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, तो ये अपर पार्ट कहलाता है आपका क्रेस्ट और ये लोअर पार्ट क्या कहलाएगा आपका ट्रफ। तो ये है डिफरेंस किसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के अंदर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं लास्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। जिस डायरेक्शन में आपको वेव प्रोपोगेट करानी है तो वाइब्रेशन भी उसके अलोंग होगा। बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। मान लीजिए वेव्स आगे जा रही है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन इससे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। तो ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आप समझते हो वेव्स का इस तरह से जाना और वाइब्रेट इस तरह से होना, तो दोनों एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको पता पड़ गया है। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल सॉलिड के अंदर और वाटर की सरफेस पे इस तरह की वेव देखने को मिलती है और वाटर वेव्स इस ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। वाटर वेव्स इस ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे वो इसके आगे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।